हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी के कुछ एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एचपी टेट के एग्ज़ाम में। आप जानते हैं कि आर्ट्स में सोशल स्टडी का सेक्शन 60 मार्क्स का रहता है। बहुत जो वेटेज है इस सेक्शन की रहती है। और जो अदर देन आर्ट्स के सब्जेक्ट है जैसे नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, एलटी है, जेबीटी इत्यादि है, उसमें भी जो जीके सेक्शन आता है वो 30 नंबर का आता है। और जो जीके होता है बेसिक सा जीके, वो सोशल स्टडी से ही आता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता दी है। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके मैं हर क्वेश्चन को ब्रीफ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 581 दिख रहा होगा। ये हमारी जो सीरीज़ है 1000 एमसीक्यू की सुपर सीरीज़ थी। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आपको सुपर सीरीज़ या फिर जो हमारी नई सीरीज़ है भंडारा सीरीज़, उसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको पूरे 1000 की ये सीरीज़ चाहिए तो उसमें PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। कमेंट आपने कर लेना है उसके लिए। ठीक है, तो साथियों, साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप हर क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एचपी टेट आर्ट्स जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभु सत्ता निम्न में किसके पास है? भारत के लोगों के पास, भारतीय प्रधानमंत्री के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, या भारत के सभी चुने हुए नेताओं के पास? गाइस, हालांकि शासन जो है यही लोग करते हैं, प्रेसिडेंट करता है, पीएम करता है, एमएलएज करते हैं, एमपीज करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकली देखें तो असली पावर जो है वो भारत के लोगों के पास है। ठीक है, जनता के द्वारा जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है, राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, अगर कोई सरकार जो है लोग उससे खुश ना हो तो वो चेंज करके दूसरा किसी विकल्प को चुन सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पावर है वो इंडिया के लोगों के पास है, भारतीय पब्लिक के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, भारत का कौन सा नगर सन सिटी के नाम से विख्यात है? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है जयपुर, पुरी, जोधपुर और कन्याकुमारी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ठीक है, आपको पता भी होगा पिंक सिटी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, जबकि सन सिटी जो जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और कन्याकुमारी भारतीय जो भारत है, भारत का सबसे सॉउथर्न पॉइंट है, कि दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल बात करें यूनियन टेरिटरी के साथ, तब जो अंडमान निकोबार का में जो पॉइंट आता है जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर भारत के लैंड में बात करें तो कन्याकुमारी है। ठीक है, और जो ये मैं भी बता रहा था आपको इंदिरा पॉइंट, इसको जो है पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर ए के मुंशी? तो राइट आंसर होगा, सभी को पता है, भारतीय संविधान के जो जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, संविधान सभा, उसके अध्यक्ष थे, परमानेंट स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर आपसे पूछे कि जब संविधान सभा बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, उस समय एक अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष, मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट, इन्हें बनाया गया, और बाद में चलकर ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, वाला क्वेश्चन जो है जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है, जेबीटी में और आर्ट्स दोनों में। यही तो मैं आपको बता रहा था साथियों कि जो सोशल स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं ना, सोशल स्टडी के क्वेश्चंस ही जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, जैसे जेबीटी देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हो, उसी से उन्हीं सेट से जो है आपके जीके सेक्शन में पूछ लेते हैं। तो यही क्वेश्चन देखो, एक ही साल में सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन दोनों के लिए रिपीट हुआ, आर्ट्स के लिए भी, जेबीटी के लिए भी, क्यों अम्बेडकर वाला क्वेश्चन। ठीक है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? अगर आपको इन चीज़ इसका पता नहीं है कि विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद, ठीक है, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है, जैसे विधानसभा होती है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेकिन विधान परिषद को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो गाइज, आप जानते हैं कि भारत के हर एक स्टेट्स में, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, हर एक जो स्टेट है उसमें क्या है कि एक विधानसभा है।
ठीक है, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा कितनी सीट्स है, 68 सीट्स है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है। अब विधानसभा तो आपसे कभी नहीं पूछेगा, इसकी सीट्स पूछ सकता है, बाकी विधानसभा तो हर एक स्टेट्स में है। ठीक है, लेकिन जो विधान परिषद है वो मात्र 7 स्टेट्स में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत के मात्र 7 जो राज्य है उसमें ही विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? ठीक है, अगेन ये जो क्वेश्चन है आर्ट्स जेबीटी दोनों के लिए रिपीट हुआ है सेम 2019 में, कि भारत की जो राजधानी आप जानते हैं पहले क्या थी, कलकत्ता थी, लेकिन 1911 में कलकत्ता की जगह जो दिल्ली है उसको भारत की कैपिटल के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो भारत की जो राजधानी है पहले कलकत्ता थी, लेकिन 1911 के बाद दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, मतलब देश की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? आप जानते हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है बड़े बड़े शहरों में, उसमें से आपसे पूछा है कि भारत के कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी? ठीक है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सूरत। तो आपको इसका आंसर देखना है, इसका आंसर है मद्रास, और याद भी रख लेना है जो मद्रास है जिसको वर्तमान समय में चेन्नई कहते हैं, मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है गाइज, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? गाइज यहाँ पे जनक नहीं पूछा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र के जनक पूछते जनक तो एडम स्मिथ है। ठीक है, कौन है? एडम स्मिथ है। लेकिन यहाँ पे लेखक पूछा कि ये अर्थशास्त्र की जो बुक है उसके जो ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग होगा? आप जानते हैं गाइज कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को कि कौन सी पार्टी को या कौन से कैंडिडेट को कौन सा सिंबल दिया जाना है, कब इलेक्शन होने हैं, कब जो है काउंटिंग होनी है, सारी प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है, जिसको हम इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जो ये संविधानिक एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ऑब्वियस है कि किसी न किसी को जो आर्टिकल है उसमें ये फॉल करती होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनुच्छेद 324 है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना गाइज एक चीज़, जो इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, मतलब जो भारत का चुनाव आयोग है उसका जिक्र तो 324 में आता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 315 में ये बोलता है कि जो राज्यों के लिए एक अलग चुनाव आयोग होगा, जब जो पंचायती राज पे या मतलब जब पंचायत के इलेक्शंस होते हैं ना ग्रामीण स्तर पे, उसकी जो बात की गई वो 315 में की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा चांस बनते हैं कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ये आर्टिकल पूछेगा, तो वो 324 होगा, 324। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में रेशियो क्या है? तो इसका जो सिंपल आंसर है 3:2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है। गाइज इसका मतलब है कि फ्लैग जो है, भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय झंडा सभी को पता होगा, अपना प्यारा सा तिरंगा, तो इसको अगर छोटा कोई फ्लैग हो या बड़ा फ्लैग हो, उसका जो रेशियो है वो फिक्स ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर लेंथ जो है उसकी 3 फुट रहेगी, ठीक है, मान लो, या 3 मीटर रहेगी, तो जो चौड़ाई उसकी हमेशा कितनी रहेगी? 2 मीटर रहेगी। अगर आप मान लीजिए लंबाई को जितना भी इसी प्रोपोर्शन में रहेगी, ठीक है, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं फ्लैग को, तो उनके जो लेंथ और ब्रेथ का अनुपात है वो सेम ही रहना चाहिए, 3:2 ही रहना चाहिए। ठीक है, अनुपात ये जो है भारतीय राष्ट्रीय झंडे का अनुपात है 3:2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2019 का है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष थे 2019 में न्यायाधीश एच.एस. दत्तू जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर बना है? भाखड़ा बांध, ये तो जो है सतलुज नदी पे बना है गाइस। ठीक है, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध, सरदार सरोवर बांध। जो नागार्जुन बांध है गाइस ये कृष्णा नदी पे बना है। सारे बांध है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पे है, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पे है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है हीराकुंड बांध, क्योंकि जो हीराकुंड बांध है गाइस वो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि महानदी पर कौन सा, जो महानदी पर बांध बना है वो
हीराकुंड बांध बना है, ठीक है। नागार्जुन के साथ कंफ्यूज मत होइएगा गाइस, नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यूएनए की किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। आप जानते हैं कि यूएनओ की बहुत सारी जो ब्रांचेज है, ठीक है, जो संस्थाएं हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर्म की गई है। उसी में से आपसे पूछा है कि उसके हेडक्वार्टर्स भी अलग अलग जैसे कंट्रीज़ में या किसी जो सिटीज़ है वहाँ पर है। आपको इनमें से पूछा है कि पेरिस में इनमें से किसका है, एफओए का, आईएलओ का, यूनेस्को का या आईएमओ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। जो यूनेस्को है गाइस, UNESCO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और ये यूएनए की एक संस्था है। यही नहीं बल्कि ये चारों ऑप्शन जो आपको दिख रही है सारे के सारे जो है यूएनओ की ही संस्थाएं हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्नो लाइन है। स्नो लाइन क्या होती है गाइज, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्नो लाइन होती है वो ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है, जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ग्लेशियर, अर्थात ऐसा पॉइंट या ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ जो है हमेशा रहती है, परमानेंटली रहती है, ठीक है। अगर बर्फ पिघलती भी है, जैसे गर्मियों में अगर बर्फ पिघलती भी है तो पूर्ण रूप से नहीं पिघलती, ठीक है। जितने में विंटर आता है फिर से बर्फ पड़ जाती है और इसी कारण से वहाँ पर जो है हम मान सकते हैं कि 12 वर्ष या 12 मंथ जो है मतलब हमेशा ही वहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी, चाहे सीजन कोई सा भी हो। इसी कारण से उनको ग्लेशियर्स के रूप में भी हम जानते हैं और इसी को ही स्नो लाइन कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ पर है। मीनाक्षी टेम्पल मदुराई में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एंजाइम्स सहायता करते हैं। एंजाइम्स किस में सहायता करते हैं, पाचन में, श्वसन में, प्रजनन में, कोई नहीं। तो आप जब गैस जानते हैं कि जो ये प्रजनन है, प्रजनन का इसका कोई भी लेना देना नहीं है। श्वसन है, श्वसन में भी एंजाइम का उतना योगदान नहीं होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। इसमें जो पाचन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है रिलेशन वो किसके साथ है, एंजाइम के साथ है और एंजाइम की हेल्प से ही हम जो है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, ठीक है। अगर एंजाइम ना हो तो हम जो है जो कुछ भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम की सहायता से हमारे जो भोजन है उसका पाचन होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, धंगर चरवाहा मानसून में से कहाँ ठहरता है। जो धंगर चरवाहा मानसून है वो कहाँ ठहरता है, ठीक है, महाराष्ट्र के मध्य पठार में। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी घटना है, सबसे पुरानी सभ्यता है। वर्तमान में बहुत सारे जो प्लेसेस हैं उनको डिस्कवर किया गया है, जिसमें से कुछ एक प्लेसेस पाकिस्तान में है, कुछ एक प्लेसेस जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस ना कहकर इनको हम साइट्स कहते हैं, ठीक है, मतलब स्थल, कुछ एक इंडिया में है। आपसे इनमें से इन 4 ऑप्शंस में से पूछा है कि पाकिस्तान में इनमें से कौन सा ऑप्शंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, जबकि कालीबंग, लोथल और आलमगरपुर ये तीनों के तीनों इंडिया में है, ठीक है। गुजरात का जो लोथल है ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। और जो लोथल है गाइज, लोथल में जो है क्या था, नेचुरल जो आपका बंदरगाह था, ठीक है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है वो कहाँ पर था, वो आपके लोथल में था। और लोथल वर्तमान में कहाँ पर है, ये गुजरात में है। जबकि कालीबंगा में क्या था, कालीबंगा में जो है जो जुते हुए खेत से जो हल है उसके जो साक्ष्य मिले थे, और ये वर्तमान में राजस्थान में है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। यानी कि सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इनमें से किस स्टेट्स में होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। गाइस कर्नाटका भारत का सर्वाधिक सोने को उत्पादन करने वाला स्टेट है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोना भारत में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, आपको एग्जैक्ट बताना है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 दिन 8 घंटे। आप जानते हैं कि जो मून है, मून 27 डे लगाता है एक पूरा रेवोल्यूशन करने में एक अर्थ का, ठीक है। जैसे मान लीजिए अर्थ है ना, मून जो अर्थ के ऐसे सराउंडिंग में जाता है, तो इस पॉइंट से फिर से इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए 27 डे और 8 आवर लगते हैं, ठीक है। 27 घंटे और 8, माफ़ कीजिएगा, 27 दिन और 8 घंटे, ठीक है, एक रेवोल्यूशन को अराउंड द अर्थ।
अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा कहते हैं? सबसे पहले तो जो भारतीय संविधान का दिल और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं, ये किसके द्वारा बोला गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखना है, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 में है क्या? बेसिकली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें बताया है, ठीक है। और इसी को जो है भारतीय संविधान का दिल और आत्मा का है। और एक चीज़ और याद रखना है, प्रियम्बल को भी जो है आत्मा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो प्रस्तावना उसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अनुच्छेद में पूछे तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, मतलब दिल एवं आत्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो जो अष्टाध्यायी है गाइस, ये पाणिनि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बार ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। जब दोनों पद, भारत का राष्ट्रपति, क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, लंबा सा क्वेश्चन है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में जब दोनों पद, कौन कौन से? भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हो, यानी कि ऐसा समय जब भारत में राष्ट्रपति भी ना हो, मतलब वैकेंट हो पोस्ट, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उस समय में निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यही उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है काम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, होम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो भी नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, यही जो है उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में औपचारिक रूप से कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में जब प्रेसिडेंट ना हो और जो वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति दोनों मौजूद ना हो, उस कंडीशन में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगालीज थे, ठीक है, पोर्टुगल से। तो जो वास्को डी गामा है, भारत में 1498 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत पहुंचा था वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस व्यक्ति को वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 2014 की बात कर रहा है, किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किस व्यक्ति को मिला? अन्ना हजारे, अनुपम खेर, कृष्ण राजदान, कैलाश सत्यार्थी। तो जो कैलाश सत्यार्थी थे, इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, कब? 2014 में, ठीक है। याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है? तो महात्मा बुद्ध जो कि बुद्धिज्म के इनको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो लुम्बिनी, तराई, कपिलवस्तु, कुंडलग्राम, ये चारों के चारों जो प्लेस है ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध के जो जन्म हुआ था, या जो महात्मा बुद्ध की जन्म की अलग अलग जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो इन्हीं इलाकों में हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो आपको ऑप्शंस में दिख रहे हैं, ये के सारे जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म सभी को पता है कहाँ पे हुआ था जन्म, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? भारत का भविष्य, तो ये जो बुक है गाइस, ये किसने लिखी थी? बिमल जालान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बिमल जालान के द्वारा भारत का भविष्य पुस्तक लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता है, सतलुज विल द राइट आंसर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? चिनाब। कौन सी हो जाएगी? चिनाब। चिनाब इसलिए क्योंकि ये जल जो संग्रहण क्षमता के हिसाब से, जो पानी को स्टोरेज करती है, उस हिसाब से सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट पूछे कि लंबाई में सबसे बड़ी कौन सी है, तो जो है सतलुज, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है। गॉडगिल योजना के रूप में जो है थर्ड जो 5 ईयर प्लान था, इसको जाना जाता है गॉडगिल योजना के नाम से, ठीक है। आप जानते हैं कि 2014 में जो है योजना आयोग के द्वारा माफी चाहूँगा साथियों,
2014 में क्या हुआ कि जो पंचवर्षीय योजना थी उनको टर्मिनेट करके नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह बनाया गया, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। और अब जो 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट किया गया है, ठीक है। तो 2014 तक जो है 5 ईयर प्लान चलते थे, जिसमें हर एक पंचवर्ष में कोई एक खास ऑब्जेक्टिव को लेकर उसके लिए कार्य किए जाते थे। तो गॉडगिल योजना जो थी, इसमें जो है तृतीय जो 5 ईयर प्लान था, थर्ड 5 ईयर प्लान है, इसको जो है गॉडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है। अम्लीय वर्षा की बात की गई है, सबसे पहले तो एसिड रेन जो है गाइस, इसके लिए जो बेसिकली मेजर फैक्टर है, तो वो कौन कौन से है। एक होता है H2SO4 और दूसरा HNO3। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये जब ये दोनों जो कंपोनेंट्स है या दोनों एसिड जो अगर इसमें हो, इनका मिक्सचर हो रेन में, तो वो एसिड रेन कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ये दोनों एसिड तो दिए ही नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं, नाइट्रिक एसिड भी नहीं है। ये ऑप्शन में है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन। आप तो जानते हैं जो तीनों ऑप्शन है ना, ये एक एलिमेंट है, इनका तो कोई खास जो है लेना देना है नहीं एसिड रेन से। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। ये जो है उसका एक मुख्य मेजर फैक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ना सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें बेसिकली सल्फर की ही बात तो हो रही है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन का एक मुख्य घटक है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। US से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। तो ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है इसकी जो धारणा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, ये रशिया से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। और ये जो क्वेश्चन है 8 जून 2019 में पूछा गया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जबकि अगर 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। जो मौर्य डायनेस्टी थी गाइस, उसका जो संस्थापक है उसको किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्हीं को ही जो है वास्तविक संस्थापक मौर्य साम्राज्य का माना जाता है, साम्राज्य का माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो बिल्कुल ईजी है, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में जो ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। केरला विल बी द राइट आंसर। ओणम जो है केरला का एक फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, इसको एक बात अगर हम करें, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है कि जब भारत में महात्मा गांधी फिर से दक्षिण अफ्रीका लौट कर वापस आए ना, मतलब जैसे उन्हें पॉलिटिक्स में चले गए थे, तो उनके द्वारा सबसे पहला जो आंदोलन है वो कौन सा था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसके बाद बहुत सारी जो आंदोलन है वो शुरू किए थे। तो सबसे पहला आंदोलन कई बार पूछ लेता तो वो कौन सा था, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला आंदोलन जो चलाया गया था वो कौन सा था, चंपारण आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष के वर्णों का क्रम क्या है। वर्ण होता है गाइस कलर्स, यानी कि रंग। आप जानते हैं कि उसको हम जब बिबग्योर, ऑप्शन नंबर सी, डी, बिबग्योर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बिबग्योर। इस बिबग्योर जो शब्द है, इस हिसाब से जो है हम आकाश के जो इंद्रधनुष है, जो रेनबो होते हैं, उसके जो कलर्स को जो है देखते हैं, ठीक है। बिबग्योर की अगर हम बात करें, वी से वायलेट हो गया, आई से इंडिगो हो गया, बी से ब्लू हो गया, जी से ग्रीन हो गया, वाई से येलो हो गया, ओ से ऑरेंज हो गया, आर से रेड हो गया, ठीक है, बिबग्योर। और जो रेड होते हैं गाइज, इसकी जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। अगर वायलेट की बात करें, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है, माफ़ कीजिएगा, जो रेड होती है गाइस, इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को लैम्बडा के नाम से हम डिनोट करते हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। अब रेड की सबसे ज़्यादा होने की वजह से जो है कोई भी जो डेंजरस साइंस होते हैं, जो डेंजरस सिग्नल्स होते हैं, वो रेड कलर के दिए जाते हैं, क्योंकि ये लेस स्कैटर्ड होता है। लेस स्कैटर्ड का मतलब ये दूर तक अपनी विजिबिलिटी को दिखा सकता है। तो यही जो इसका क्रम है वो इस तरह का होता है, बिबग्योर, ठीक है, इस तरह से। और जो उसकी रेड है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, बाकी इस तरफ जो है ये डिक्रीज होगी वेवलेंथ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, जो स्वामी दयानंद है,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? तो 1875। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। सो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये राइट नहीं होगा, ठीक है, गलत से टाइप हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ही जो है ये राइट आंसर है, क्योंकि जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है 1875 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। मुंबई जो वर्तमान में है, बॉम्बे में की गई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है बैक टू वेदास की ओर नारा भी दिया था, ठीक है, कि वेदों की ओर लौटो। और इनके विचारों से जो है सत्यार्थ प्रकाश थे, उनसे इनकी जो कृति है वो मिलती है, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जो बचपन का नाम था, वो था मूल शंकर, ठीक है, याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ना कि डी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, दक्षिण गंगोत्री क्या है? जो दक्षिण गंगोत्री है क्या? एक नदी है, डैम है, शोध केंद्र है या मिसाइल है? तो गाइज ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये एक रिसर्च सेंटर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद, कबीर, बाणभट्ट, कौटिल्य। तो ये जो है बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत भाषा में। याद रखना लैंग्वेज का भी कि जो हर्षवर्धन की जीवनी है, मतलब बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धनास, जो कि एक फेमस रूलर थे, तो इनकी जो बायोग्राफी उसका नाम है हर्षचरित। और संस्कृत में इस जो जीवनी है, इस बायोग्राफी को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात कर रहा है कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे तो ये जो 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 फरवरी को आप जानते हैं कि नेशनल साइंस डे को हम मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, लेखन में, खेल में, राजनीति में या साहित्य में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है गाइस वो लिटरेचर में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो भारत का मैनचेस्टर है वो गुजरात के अहमदाबाद शहर को कहते हैं, ठीक है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। अगला जो क्वेश्चन है गाइज वो है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? ठीक है, जैसे हड़प्पा भी हमने पहले देखा था कि हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, उसी तरह से जो मोहनजोदड़ो भी है, ये दोनों साइड से जो फेमस थी, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, ठीक है, वर्तमान समय में। अगला जो क्वेश्चन है, शिकागो में हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है वो कब हुआ था? जिसमें जो है स्वामी जो विवेकानंदा थे, ठीक है, स्वामी विवेकानंदा, उनने जो है हिंदू धर्म की तरफ से उन्हें रिप्रेजेंट किया था भारत की तरफ से। और जो वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, उसको उनके बारे में, जो वेस्टर्न कल्चर है उनके बारे में उन्होंने बताया था कि हिंदू धर्म में क्या चीज़ है, उनकी खूबियों को, हिंदू धर्म की विशेषताओं को, इंडियन कल्चर को, इंडियन रिलीजन को उन्होंने वहाँ पर बताया था उस अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में, ठीक है। और वो हुआ कब था? तो वो 1893 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है कि 1893 में हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन है ये शिकागो में हुआ था। और इसी में जो स्वामी जो विवेकानंद है उनके द्वारा एक ऐतिहासिक और एक गौरवमयी भाषण दिया गया था, जिसने जो है भारत में भारत का नाम और भारतीय हिंदू संस्कृति का नाम जो है अमर कर दिया था, ठीक है। इतने जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे वो प्रभावित हुए थे उनके भाषण से, इतना जो दमदार इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंगू ताइबा, बिचेंद्री पॉल, संतोष यादव, मालभद्र पूर्णा। तो आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। फर्स्ट जो वुमेन थी वो थी जुंको ताइबे, ठीक है, जुंको ताइबे। अगर भारत की पहली महिला की बात करें तो बिचेंद्री पॉल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत का नाम नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि पहली कौन थी, तो पहली जो है जुंको ताइबा थी। अगर भारत का पूछते तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुलर झील कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बुलर झील जो है, बुलर झील या डल झील पूछे, ये दोनों झीलें कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जबकि सबसे बड़ी झील जो है भारत की कौन सी है? चिल्का झील, सबसे बड़ी चिल्का झील है। और कहाँ पे है ये उड़ीसा में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, लेकिन ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है,
ठीक है। सबसे बड़ी झील बेसिकली कौन सी है? चिल्का झील है, लेकिन ये खारा पानी इसके अंदर पाया जाता है और ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये जो वूलर झील है ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर भारत का अंग कब बना? तो ये बना था 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर भारत का अंग बना था, और तब तक जो है बहुत देर हो चुकी थी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर जो है टाइमली, या मतलब जब अन्य रियासतें भारत में उनका विलय हो रहा था, अगर उसी समय कश्मीर का विलय भी जो इंडिया में होता, इंडिया जो देश है उसमें होता, तो तब जो है इतनी बड़ी ये समस्या नहीं बननी थी जो कि वर्तमान समय में कश्मीर भारत और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे जो विशेषज्ञ है, जैसे कोई इतिहास में जानकार है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये स्टैंड है। अगर आपने भी इसमें डिटेल से जानना है तो आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेसिकली वहाँ के जो समय राजा थे, राजा हरिचंद, उनकी वजह से और उनकी जिद के कारण ये हुआ कि जो कश्मीर है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में बेवजह, और जिसको हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो टाइमली से इंडिया में विलय करते या पाकिस्तान में भी करते विलय, वो तो उनकी चॉइस थी ना, जो उनको अधिकार था, मतलब उन्हें तो इंडिया में करना था। खैर, तो वो अगर टाइमली करते तो हो सकता है कि इतना बड़ा ये जो विवादित स्थल है वो नहीं होता। ठीक है, तो आपको फिर बहरहाल क्वेश्चन में डेट याद रखनी है। तो जो है देखो 15 अगस्त तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर 15 अगस्त को कश्मीर को भारत में मिलाया जाता तब तो समस्या होनी नहीं थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 अक्टूबर। बस 1-2 महीने की ही देरी की थी और यही पूरी फसाद की जड़ बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 को जो है कश्मीर भारत का अंग बना था। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? आप जानते हैं पीवी सिंधु एक फेमस जो है प्लेयर है भारत की, और ये बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन से संबंध रखती है। अगला जो क्वेश्चन है, पद्मावत का लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जायसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जायसी के द्वारा पद्मावत लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को खाना बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है CO2, H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, CO2 और H2O। दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, इसको हम UV रे भी बोल सकते हैं। क्लोरोफिल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो पौधे में खाना बनाने की प्रक्रिया या भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो खुद बनाता है पौधा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान या कोई और चीज़ों के द्वारा हम डाल के पौधे में देते हैं, तो खुद ही बनाता है। पौधों की कौन से भाग में बनता है? तो पत्ते में बनता है। गाइस यहाँ पे मैं इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको इसी क्वेश्चन में पूरा समझाने वाला हूँ, तो उसको ढंग से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि पौधे के किस भाग में भोजन बनता है? तो पत्ते में बनता है। ठीक है, अब पत्ते में क्यों बनता है? क्योंकि गाइस पत्ते में एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, हरे रंग का वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इसी कारण से भोजन केवल और केवल पत्ते में बनता है। अब जो अगली चीज़ आती है वो कहते हैं किस पूरे प्रक्रिया को, भोजन बनने की पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं गाइस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ये भी आ सकता है। ठीक है, कि पौधे में भोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, CO2 भी है और H2O भी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी गैस एब्जॉर्ब, मतलब जब ये पौधा भोजन बनाते हैं तो CO2 गैस तो ये लेते हैं। ठीक है, जो CO2 ये लेते हैं, लेकिन छोड़ते कौन सी गैस है? ये O2 छोड़ते हैं, और वो O2 को इंसान लेता है, जीव जंतु लेते हैं। हम जो CO2 छोड़ते हैं, पौधे CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और सारी चीज़ें मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। जो ऑप्शन नंबर सी है इसका जो रिसाव हुआ था जब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट इसकी लीकेज की वजह से हुई थी। ठीक है, जो जहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट का जो चैम्बर लगा था वहाँ पर जो है ये गैस की लीकेज हुई थी, और इस कारण से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, मतलब भोपाल में वो गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है विष्णु शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ठीक है, जो
अकबर थे उनका जो राजस्व मंत्री पूछा गया है, राजमल, टोडरमल, भारमल और बिरजूमल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। टोडरमल जो है जो सम्राट अकबर थे या जो बादशाह अकबर थे उनके जो राजस्व मंत्री थे, ठीक है, मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, जो रेवेन्यू का सारा ये इसको संभालते थे, मिनिस्ट्री को संभालते थे, वो कौन थे, टोडरमल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो ऑब्वियस है कि 1853 इसका राइट आंसर होगा, 1853। और लॉर्ड डलहौजी को इसका जनक कहा जाता है क्योंकि उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे, और डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 1853 में ही पहली भारतीय रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाना के बीच में ट्रेन चली गई थी, बॉम्बे से थाना के बीच में 1853 में। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन जरूर होगा लेकिन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है गाइस वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध, चावल, मछली, कपास। दूध, चावल, मछली, कपास। तो जो नीली क्रांति है गाइज ये है मछली से संबंधित। ठीक है, येलो रेवोल्यूशन किसके लिए होता है? तो मछली के लिए है और मछली से ये संबंधित है नीली क्रांति। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? नो डाउट ऋग्वेद विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद को ही जो भारतीय शास्त्र है या भारतीय हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इसको जो है सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है इन चारों वेदों में से। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो क्या है 10वें मंडल में पुरुषोक्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जातियों के बारे में जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में भी 10th मंडल में बताया गया है। ठीक है, जो इसका तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र है, जबकि 9वां मंडल है, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ आती है कि इन चारों वेदों में से जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये चारों वेद तो महर्षि भगवान वेद व्यास ने लिखे थे। किसने लिखे थे? भगवान वेद व्यास ने लिखे थे। ठीक है, जिसको हम कृष्ण द्वैपायन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो अथर्व वेद है जी उस समय नहीं लिखा था, इसको बाद में जो है इन चारों वेदों में जोड़ा गया था और ये अथर्व ऋषि थे, अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था और बाद में इनको जो है एक साथ इकट्ठे हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो उस समय जब वेद लिखे गए थे महर्षि भगवान वेद व्यास के द्वारा उसमें मात्र 3 ही वेद थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल के किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? अजय ठाकुर, दीपक ठाकुर, अनीता ठाकुर, दलीप ठाकुर। राइट आंसर है अजय ठाकुर। और अजय ठाकुर किस खेल से संबंध है इनका? कबड्डी। ठीक है, कबड्डी, कबड्डी से संबंध है अजय ठाकुर का और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये हिमाचल से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? हेनरी डेरोजियो, केशव चंद्र रामास्वामी, विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरोजियो। जो हेनरी डेरोजियो थे इनको ही जो है यंग बंगाल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है गलती से इसमें टाइप हुआ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, सुंदरबन। और ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिलती है तो इनके निर्माण से जो है ये बनता है। ठीक है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र ही सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हरिश्चंद्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस चौरा चौरी जो घटना है, चौरी चौरा की घटना थी, ये कब हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। ठीक है, और इस घटना के बाद जो है महात्मा गांधी ने जो अपना एक आंदोलन भी वापस लिया था। कौन सा आंदोलन उन्होंने वापस लिया था इसको आपने कमेंट कर लेना है। ठीक है, जो लोग कमेंट करेंगे वो जो है हम उनका जो नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि किस लोगों ने क्या कमेंट किया था। ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे कि आप लोग कितने एक्टिव है हमारे साथ लगातार जुड़कर। ठीक है, तो चौरा चौरी की जो घटना हुई थी 1922 में हुई थी और इससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने एक आंदोलन जो है अपना जिसको वो चला रहे थे उसको वापस लिया था। ठीक है, और उसके बाद तुरंत एक दूसरा आंदोलन उन्होंने शुरू भी किया था। तो दोनों के नाम आपको बताने हैं। जिस आंदोलन को टर्मिनेट किया था उसका क्या नाम है और जिस आंदोलन को उसके बाद उन्होंने चलाया था, कैरी फॉरवर्ड किया था 1922 के बाद,
तो उसका नाम क्या था, दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में अपनी आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जयदेव के द्वारा ये लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका जो ये जो केमिकल फार्मूला होता है गाइज वो होता है CaSO4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4। हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल होता है वाटर का। ठीक है, ये चीज़ तो आपको तीनों ऑप्शन में सेम मिलेगी, लेकिन कंफ्यूजन करेंगे आपके वाटर के साथ। कहीं पे 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे जैसे यहाँ पे है, कहीं पे 3 लिखें, कहीं पे 3/2, कहीं पे 2/3, इस भी कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ पर 1/2 दिखे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। लेकिन अगर हाफ की जगह पर 1 दे पूरा तो वो जिप्सम होता है। ठीक है, कौन सा होगा? जब वो जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको जो है भारतीय पुरातत्व का जनक या फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसको रोकने के लिए शुरू किया गया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको मूवमेंट से इनका संबंध है, और इनका जो है पेड़ों के काटने को, मतलब जो जंगल में, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण से ये संबंधित है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पेड़ों को काटने से बचाना मतलब इन्वायरमेंट को सेव करना। ठीक है, चिपको आंदोलन किसके लिए शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, और इसका जो संबंध है वो सुंदरलाल बहुगुणा से है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये जो वाला क्वेश्चन देखो आर्ट्स जून में आया था और नॉन मेडिकल में भी आया था, जिस समय मैंने दिया था आज से बहुत समय पहले। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ यार कि जो क्वेश्चन होते हैं ना सोशल स्टडी के, जीके सेक्शन, सोशल स्टडी वाला सेक्शन, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहीं से जो हम, आप जानते हैं ना कि टेट को जो है कंडक्ट कौन करता है? HP बोस कराता है, मतलब स्कूल बोर्ड कराता है। तो उनके पास इतना ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चंस को, नए नए क्वेश्चंस को सिलेक्ट करे जैसे हमीरपुर बोर्ड या शिमला बोर्ड करते हैं। ठीक है, उनका काम ही है कंडक्ट करना एग्जामिनेशन को। तो वो जो है मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन आए होते हैं प्रीवियस ईयर को, उन्हीं को रिपीट करके डाल देते हैं। ठीक है, यही कारण होता है कि आपको टेट में जो है 80% क्वेश्चन जो है रिपीटेड देखने को मिलते हैं, 80%। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आसाम में है। ठीक है, अगर आपसे जिम कॉर्बेट पूछते, क्या पूछते? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो अबू फजल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? तो त्रिगर्ता वाज द राइट आंसर। त्रिगर्ता जो है कांगड़ा का सबसे प्राचीन नाम था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? जो जैसे कि हमने पहले भी बताया, इसका जो राइट आंसर है 1875 है। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो गाइज ये थे आज के टॉप 100 MCQ जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। कैसी लगी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और हाँ, राय तो कमेंट करनी है, साथ में वो दो क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको बताया था कि चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट जो है शुरू किया था और किसको जो है टर्मिनेट किया था उससे प्रभावित होकर, उन दोनों का भी अपने कमेंट में आंसर बताना है। और ये वीडियो कैसी लगी वो भी हम इंतजार कर रहे हैं आपका कमेंट का, कि आप क्या अपना जो राय बताएंगे कमेंट में। तो ठीक है, लाइक को शेयर भी करना है वीडियो को, कमेंट तो आप करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और वीडियो को ना शेयर ज़रूर कर लें आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। शेयर कैसे करना है? बस शेयर का जो बटन है उसको क्लिक कर लेना है, वहाँ से आपका लिंक जो है कॉपी हो जाएगा और जहाँ पर आपको शेयर करना है वहाँ पे आपको लिंक सिंपल पेस्ट कर देना है और बस ओके दबा देना है, अपने आप शेयर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी को अच्छे से करते रहे। जय हिंद।